और बात करेंगे मध्य प्रदेश की उन सभी 6 सीटों की समीकरण की बात करेंगे, किस तरह से बात की जा रही है यहाँ पर शेड्यूल की। तो शेड्यूल में भी परिवर्तन की लहर इस तौर पर देखी जा रही है। व्यापक स्तर पर तमाम लीडर्स ने यहाँ पर प्रचार किया है, जनसभा की है, रोड शो भी किए गए हैं। शेड्यूल की बात की जाए तो बीजेपी ने सांसद हिमाद्री सिंह को फिर से चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने फुंदेलाल मार्को को मैदान में उतारा है। मार्को पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। बीजेपी ने बालाघाट में पार्षद भारती पारधी को उतारा है और कांग्रेस ने अपनी जिला इकाई के अध्यक्ष सम्राट सिंह को मैदान में उतारा है। देखिए, सम्राट अब यहाँ पर जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, ये फैसला आज होगा। आदिवासी बाहुल बालाघाट सीट पर इस बार मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से 6 सीटों पर आज पहले चरण में मतदान हो रहे हैं। इन सीटों पर आज शाम प्रचार, और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ खिलावन चंद्राकर जी जुड़ गए हैं, हम इनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका खबर भारत 360 में। खिलावन जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है जी। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर भारत 360 में। जी जी जी। खिलावन जी, चर्चा की शुरुआत मैं करना चाहूंगी बालाघाट से। बालाघाट की अगर हम बात करें तो बालाघाट में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से नए चेहरों पर जिस तरीके से बीजेपी इस बार भरोसा जता रही है, ये नए चेहरे वाकई जितनी उम्मीद है, उम्मीद पर सक्सेस दिला पाएंगे? देखिए, भारती नामक महिला को जो टिकट दी गई है भाजपा से बालाघाट में, निश्चित रूप से मैं जो परिवर्तन की लहर है, जो बार बार जो भाजपा में परिवर्तन किया जाता है, नए चेहरों को, नए लोगों को, युवा चेहरों को जो सामने लाया जाता है, उसमें से उसका हिस्सा है। लेकिन सम्राट सिंह भी जो कांग्रेस से प्रत्याशी है, वो भी कोई कमजोर प्रत्याशी नहीं कहा जा सकता। तो मुकाबला जो है बराबर का होगा। लेकिन तीसरा मोर्चा के रूप में बसपा के जो है वो कंकर मुंजारे खड़े हैं। कंकर मुंजारे पूर्व में सांसद रह चुके हैं वहां से। उनकी पत्नी भी नगर पालिका के अध्यक्ष रह चुकी वहां से। और कंकर मुंजारे पहले समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े लीडर के रूप में माने जाते थे, लेकिन उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। जब लड़े जीते थे तब निर्दलीय के रूप में जीते थे। अब वो बसपा से चुनाव लड़ रहे, तो मुझे लगता है कि वो मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए, बालाघाट आदिवासी बाहुल्य एरिया है और बहुत बड़ा अंचल, लगभग 3-4 विधानसभा क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रूप में माने जाते हैं। और कंकर मुंजारे की जो प्रतिष्ठा है वो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बेहतर है। तो मुझे लगता है मुकाबला को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं कंकर मुंजारे। और बालाघाट में मुझे लगता है कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो अभी जब तक मतदान हुआ है, जो ट्रेंड चल रहा है वहाँ, तो ट्रेंड को हम देखते हैं या परखते हैं या समझते हैं, या कुछ लोगों से, वहाँ के लोगों से बातचीत भी हमारे कई मित्रों ने की है। तो मुझे लगता है ट्रेंड वहाँ अभी स्पष्ट नहीं है। भाजपा, कांग्रेस और बसपा के तीनों के बीच जो है ट्रेंड घूम रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि बालाघाट के परिणाम, कुछ भी परिणाम जो है सामने आ सकते हैं। 4 जून को जब परिणाम सामने आएंगे तो मुझे लगता है कि आश्चर्यजनक परिणाम भी आ सकते हैं। बिल्कुल। खिलावन जी, अगर हम भारती पारधी जी की बात करें, जिस तरीके से अभी आपने चर्चा की शुरुआत ही भारती जी के साथ की है, भारती जी पवार समाज से आती हैं सर, और बालाघाट और सिवनी में समाज का काफी ज्यादा महत्व रहा है और काफी एक बड़ा जो वो है गैंग जिसको कह सकते हैं हम, एक बड़ा वर्ग जो है वो इस समाज का है। तो ऐसे में एक विशिष्ट समाज के ऊपर भी भरोसा दिखता है बीजेपी का शुरू से ही। इस समाज को साधने का, इस वर्ग को साधने का एक अलग तरीका, एक अलग रणनीति देखने को मिली है। मौजूदा सांसद का टिकट काटकर भाजपा ने भारती पर भरोसा जरूर जताया। जिस तरीके से हम बात करें तो जमीनी स्तर पर जो है भारती उन्होंने काम किया है बालाघाट में, कहीं ना कहीं इसका फायदा मिल सकता है। और दूसरी चीज, महिलाओं को जिस तरीके से आगे लेकर आई है बीजेपी, तो कहीं ना कहीं ये भी एक प्लस पॉइंट हो सकता है।
नहीं, आयुषी निश्चित रूप से मुझे लगता है कि भारतीय पार्टी को जिस तरह से टिकट दी गई है, निश्चित रूप से वो पवार समाज से आती है, कुर्मी कुंबी कुर्मी कुर्मी कहते हैं उनको, तो उसी से बीचेन है, उसी से वहाँ जो है तो बहुत सारे कुंबी समाज के लोग आते हैं। तो मुझे लगता है कि जो भाजपा द्वारा चयन किया गया है भारतीय का, वो बहुत बेहतर चयन है। और मैंने पहले ही बताया था कि नए लोगों को टिकट देकर भाजपा जिस तरह से काम करती है तो उसका परिणाम भी बेहतर होता है। लेकिन सम्राट सिंह जो है सम्राट सारस्वत को जो टिकट दी गई है कांग्रेस से, वो भी बेहतर कैंडिडेट कहे जा सकते हैं। वो लंबे समय से जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं वहाँ, और हर क्षेत्र में उनका प्रभाव है। और आपने देखा होगा कि बस जब पलायन होने लगा, कांग्रेस से लोग छोड़ के जाने लगे भाजपा में, तो बालाघाट ही एक ऐसा जिला था जहाँ से कम पलायन हुआ है, या पलायन नहीं के बराबर हुआ है कहने पर। तो मुझे लगता है कि इसका लाभ भी सारस्वत को मिलेगा, सम्राट सारस्वत को, सम्राट सिंह को। तो कुल मिला के यही कहा जा सकता है कि, और तीसरा जो कैंडिडेट है बसपा का, वो भी कोई कमजोर आदमी नहीं है, पहले भी सांसद रह चुके हैं, एक बार विधायक भी रह चुके हैं वो, और उनका परिवार पूरा जो है संघर्ष में जीवन जीने के लिए, और बालाघाट में तो संघर्ष होता रहता है। आपने देखा होगा कि जिन जिन क्षेत्रों में नक्सल का प्रभाव है, नक्सलवाद का प्रभाव है, वहाँ संघर्ष का जीवन बहुत सारे लोग जीते हैं। तो मुझे लगता है कि उसका भी लाभ उनको मिल सकता है। अर्थात यदि हम ये कहें कि अभी से कोई सुनिश्चित नहीं किया जा सकता वहां के परिणाम को लेकर के, लेकिन हाँ, ट्रेंड को देखते हुए लगता है कि जो मैंने कहा था पूर्व में, वही त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति वहां बनी हुई है आयुष। बिल्कुल सर, अपडेट की भी मैं यहाँ पर चर्चा कर लेती हूँ। अपने दर्शकों को यहाँ पर मैं एक छोटा सा अपडेट देना चाहूंगी। 11 बजे तक का जो वोटिंग परसेंट है वो शेयर कर लेते हैं। सबसे पहले बालाघाट की ही चर्चा कर रहे हैं हम, तो बालाघाट से ही शुरू करेंगे। बालाघाट का जो वोटिंग परसेंट है 11 बजे तक का, वो है 35.64%। ये सबसे ज्यादा प्रतिशत रहा है। सेकेंड नंबर पर छिंदवाड़ा है 32.51 के साथ। जबलपुर में 27.41% रहा है। मंडला में 32.3%, वहीं शहडोल में 29 और सीधी में 26। अगर बात की जाए सर वोटिंग परसेंट की, तो इसमें भी बालाघाट बाजी मार रहा है। जी बालाघाट के बाजी मारने का ये कारण है, वहाँ त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति है। तीनों प्रत्याशी और तीनों प्रत्याशी के कार्यकर्ता निश्चित रूप से ज्यादा लोगों को घरों से निकाल के मतदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं, मतदान केंद्र तक जाने के लिए उनको प्रेरित कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसका प्रभाव है वहाँ। बिल्कुल। लेकिन जो आपने दूसरे नंबर पर छिंदवाड़ा की बात कही, छिंदवाड़ा में निश्चित रूप से ये है कि जिस तरह से भाजपा ने घेराबंदी की है, और जिस तरह से भाजपा ने 28 के अतिरिक्त 29वां सीट जीतने के लिए जिस तरह से लगातार प्रयास किए, कैलाश विजयवर्गीय को वहाँ डेपुटेट किया गया, लगातार वो वहाँ जमे रहे। जिस तरह से प्रहलाद पटेल भी वहां गए, अमित शाह भी एक रात रुके वहां, रात में और दिन में सवेरे जिस तरह से कार्यकर्ताओं से उनने नई रणनीति या मतदान के दौरान जो रणनीति होगी उस पर चर्चा की। तो मुझे लगता है कि ये सब के अतिरिक्त जो मार्मिक अपील कमलनाथ ने की है, जो मार्मिक अपील लगातार उनकी पत्नी अलकानाथ ने या उसके पुत्र नकुलनाथ लगातार कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि मैंने 24 साल अपनी जवानी यहाँ बिता दिया, बुढ़ापा मुझे कम से कम यहाँ सम्मानजनक स्थिति में रहने दीजिए। तो ये मार्मिक अपील उनका जो है ना, वो मुझे लगता है बहुत घर कर रही है, बहुत ताकतवर अपील की जा रही है। और जिस तरह से कांग्रेस भाजपा ने जो है चाहे वो पांडुर्ना के विधायक के यहाँ
घर में छापा मरवाने की कार्रवाई की हो, चाहे वो कमलनाथ के निवास में कार्रवाई हुई है, इससे जो है भाजपा के पक्ष में कोई माहौल बना है ऐसा नहीं कर सकते हम। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि इससे भाजपा के पक्ष में माहौल बिगड़ा है और कांग्रेस के पक्ष में माहौल सशक्त हुई है। तो कुल मिला के वहाँ जो लोकल की स्थिति है, जिस तरह से 30-31% मतदान 11 बजे तक हुआ है, तो मुझे लगता है कि छिंदवाड़ा में जिस तरह से कांग्रेस का, मैं छिंदवाड़ा का 2 बार दौरा किया हूँ। एक बार रायपुर जाते हुए मैं छिंदवाड़ा में 4-5 घंटे रुका, और वहाँ उस लोकसभा क्षेत्र के कुछ गांवों में मैंने कार रोक के लोगों से बातचीत की। तो लोगों के मन में, छिंदवाड़ा के मन में कमलनाथ है बिल्कुल। और बंटी साहू जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, उसके लिए जिस तरह से गोलबंदी की गई, जिस तरह से लगातार भाजपा का प्रयास किया गया है, क्लीन स्वीप करने की जो है भाजपा की रणनीति है मध्य प्रदेश में, मुझे लगता है वो अधूरी रह जाएगी। अर्थात वहाँ अवसर बहुत ज्यादा मुझे कांग्रेस प्रत्याशी नकुल नाथ का दिखाई देता है जी। बिल्कुल। देखिए, अगर यहाँ पर एक बात याद आती है मुझे सर, वो बात ये है कि ये पब्लिक है, सब जानती है। मतलब आप चाहे कितने ही दाव क्यों ना चल ले, लेकिन पब्लिक को पता है कि विकास किसने किया है, और ये वो टॉपिक है जिसको बीजेपी नहीं झुटला सकती। क्योंकि छिंदवाड़ा में जिस तरीके से हम देखें, विकास की जो गंगा छिंदवाड़ा में जिस तरीके से बहाई गई है, ये वो बड़ा फैक्टर रहा है जिसकी वजह से ये जो किला है ये अभेद है। निश्चित रूप से आयुषी, मुझे लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस शासनकाल में 15 महीने का जो कांग्रेस शासनकाल था कमलनाथ का, उस दौरान छिंदवाड़ा मॉडल को पूरे देश के सामने लाने का प्रयास किया गया। चुनाव के पहले जो विधानसभा चुनाव, पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था, उसके पहले छिंदवाड़ा मॉडल को पूरे देश के पटल में लाने का प्रयास किया गया। फिर 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव के बाद 4 महीने बाद लोकसभा के चुनाव हो गए, फिर वही बात दोहराई गई। और हम तो छिंदवाड़ा से परिचित हैं, छिंदवाड़ा में लगातार हमारा आना जाना होता है, लेकिन जिस तेजी से छिंदवाड़ा का विकास हुआ है, चाहे रोजगार की दृष्टि से हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की दृष्टि से हो, चाहे अन्य काम हो, मैंने मध्य प्रदेश में 2 ऐसे कांग्रेस के प्रत्याशियों के बारे में सुना, समझा। एक तो होशंगाबाद से जो अभी 26 को है संभवतः उसका मतदान, उससे जो कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं संजय शर्मा, उसके बारे में, और नकुल नाथ के बारे में। तो मुझे यही बात पता चली कि लोगों के दुख दर्द में काम आने वाले, कोई बीमार है तो बीमार को अस्पताल पहुंचाना, उसकी इलाज की व्यवस्था खुद के पैसे से करना, कई बेटियों की शादी करवाना खुद के पैसे की व्यवस्था करके, और इस तरह के कई काम के लिए जिस तरह से मदद की जाती है इन दोनों कांग्रेस के प्रत्याशियों द्वारा, तो मुझे लगता है कि ये बेहतर आम आदमी से जुड़ने का बेहतर साधन है। और छिंदवाड़ा तो इसमें अग्रणी है बहुत, इसीलिए छिंदवाड़ा को एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। चाहे सड़कों का विकास हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बेहतर तरीके से वहाँ काम करने की बात हो, तो मुझे लगता है कि ये छिंदवाड़ा मॉडल लोगों के जेहन में भरी हुई है। और जिस तरह से कमलनाथ और नकुलनाथ के परिवार के द्वारा जिस तरह से आम लोगों की मदद की जाती है, वो भी छिंदवाड़ा के लोगों के जेहन में भरी हुई है। इसलिए मुझे लगता है कि जो भाजपा का क्लीन स्वीप करने का जो इरादा है या जो मंशा है, उस पर एकमात्र छिंदवाड़ा ऐसा सबसे ज्यादा सशक्त लोकसभा क्षेत्र समझा जा सकता है, जो भाजपा के इरादे को जो है सफल नहीं होने दे सकती। जी जी जी। दल बदल की अगर हम बात करें सर, तो यहाँ पर एक मुहावरा या कहे एक कहावत मुझे यहाँ पर याद आ रही है, एक शेर जिसको कह सकते हम, कि कुछ तो मजबूरियां रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो जिस तरीके से एक पूरा जो वर्ग है वो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुआ है, एक बहुत बड़ा वर्ग है इसमें शामिल। हालांकि कांग्रेस जरूर ये बयानबाजी कर रही है कि किसी के जाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ साल पहले कमलनाथ का एक बयान आया था सामने, शायद आपको भी याद होगा वो बयान, कि अगर कोई जाता है तो उसे रास्ता खुद दिखाना चाहिए। तो क्या लगता है वो बयान अब सीधे तौर पर नजर आ रहा है? उस टाइम पर भी दल बदल की राजनीति तेज हुई थी, अभी भी दल बदल की राजनीति तेज हुई है। ये जो दल बदल है महंगा पड़ सकता है कांग्रेस को?
मुझे लगता है कि जिस तरह से हर चुनाव में हम देखते हैं, चुनाव के वक्त चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, दल बदल बहुत ज्यादा संख्या में होती है। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में भाजपा के द्वारा जो छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में और भाजपा ने जिस तरह से दल बदल को प्रश्रय दिया है, तो मुझे लगता है चाहे वो लखन शाह की बात हो, जो रूलिंग विधायक है उनकी बात हो, चाहे वो सक्सेना की बात हो, दीपक सक्सेना की, चाहे उसके पुत्र की बात हो, चाहे उसके भाई की बात हो, और अन्य लोग जो लगातार भाजपा में शामिल हुए उनकी बात हो। देखिए, मैंने कई बार पता करने की कोशिश की कि इस दल बदल से क्या अंतर पड़ सकता है जी। आज लखन शाह के क्षेत्र में भी मैंने टेलीफोन में बात करके लोगों से, कुछ 4-5 लोगों से बातचीत की जी। तो मुझे यही पता चला कि लखन शाह के जाने से कांग्रेस को बहुत बड़ा अंतर कोई आने वाला नहीं है। लखन शाह का व्यक्तिगत वजूद कुछ नहीं था वहां, उसका पूरा वजूद कमलनाथ, और कमलनाथ के इशारे पर हुआ चुनाव वहां, कमलनाथ द्वारा विधानसभा चुनाव में उपलब्ध कराए गए संसाधन और कार्यकर्ताओं को किया गए के बीच लाई गई एकजुटता, ये सब बातें वहां प्रधान थी। इसलिए मुझे लगता है कि लोगों के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने से कोई बहुत अंतर पड़ जाएगा ऐसी संभावना नहीं। जिस तरह से मैं दीपक सक्सेना की बात कर रहा था, दीपक सक्सेना के बारे में आपने सुना होगा, आपने वीडियो चैनल में, आपने सोशल मीडिया में देखा होगा कि जिस तरह से अमित शाह के रोड शो के दौरान उसे रथ से, जो रोड शो के लिए वाहन थी, उससे जो है बेइज्जत करके उतारा गया, उससे भी उस पर अंतर आया है, लोगों ने स्पष्ट देखा। और मुझे लगता है इससे नकुलनाथ को फायदा मिल सकता है। और जो दीपक सक्सेना जो गए हैं या उनके परिवार के लोग जो गए हैं, उसमें जो है उनको लेकर के जो है लोगों के मन में सहानुभूति होगी और भाजपा के खिलाफ वोट देने के लिए तैयार होंगे, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है जी। बिल्कुल। खिलावन जी, यहाँ पर एक और फैक्ट जो है, जो मैंने खुद नोटिस किया है, आप भी कई सालों से राजनीति से जुड़े हुए हैं, आपने भी अगर नोटिस किया है, तो ये बात अगर हम देखें तो जिस तरीके से बीजेपी जहाँ सबका साथ और सबका विकास की बात करती है, और परिवर्तन आपने जिक्र किया था, परिवर्तन भी हमेशा बीजेपी करती रहती है, लेकिन कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस में आपसी कलह ये किसी से छुपा नहीं है। वर्चस्व की जो लड़ाई है, चाहे वो राजघरानों की बात करें, राजघरानों के बीच में आपसी मतभेद हो उसकी बात करें, या फिर कार्यकर्ताओं की बात करें, ये जो आपसी टूट फूट है उसी की वजह से कहीं ना कहीं चुनाव के टाइम पर कांग्रेस को इसका सामना करना पड़ता है। देखिए आयुषी जी, महत्वपूर्ण बात यही है कि बीजेपी जो है केडर बेस्ड पार्टी है, जहाँ पार्टी को सम्मान दिया जाता है। लेकिन कांग्रेस ऐसी पार्टी है जहाँ विचारधारा को सम्मान दिया जाता है, और यदि किसी क्षेत्र में बहुत सक्रिय कोई कार्यकर्ता है तो उनको, या नेता है, उनको उसको प्राथमिकता दी जाती है। ये दोनों पार्टियों में ये अंतर है। तो मुझे लगता है केडर बेस्ड पार्टी होने के कारण भाजपा जो है, जहाँ चुनाव, अधिकतर चुनाव में बेहतर करने की कोशिश करती है, वहीं कांग्रेस में आपने देखा होगा कि कांग्रेस में व्यक्ति महत्व सर्वोपरि हो जाता है। जैसा कि भाजपा लगातार आरोप भी लगाती रहती है कि एक दल, एक परिवार की पार्टी, तो छिंदवाड़ा को लेकर एक परिवार की पार्टी तो कही जाती है, लेकिन छिंदवाड़ा में जो मॉडल या विकास का जो मॉडल तैयार किया है कमलनाथ ने, तो मुझे लगता है वो ये सब बातें गौण हो जाती है वहाँ। अन्य लोकसभा क्षेत्रों में या अन्य क्षेत्रों में, चुनाव क्षेत्रों में ये सब महत्वपूर्ण होती होगी, लेकिन छिंदवाड़ा में गौण हो जाती है। उसका मुख्य कारण यही है, जो मैं फिर दोहरा रहा हूँ, कमलनाथ ने जो विकास का मॉडल वहाँ प्रस्तुत किया है और वहाँ के लोगों ने उसको स्वीकार किया है, अप्रिशिएट किया है जी। और अब पूरे देश जो है ना, कई लोग तो छिंदवाड़ा के मॉडल को देखने के लिए, हम जैसे पत्रकार तो 1-2 बार गए हुए कि क्या है मॉडल जिसकी बात होती है, देखे अपन जाके। तो मुझे लगता है कि इसका प्रभाव है, निश्चित रूप से प्रभाव है, और इसका प्रभाव कांग्रेस को वहाँ लाभ जो है कांग्रेस को हम मिलेगी, ऐसा महसूस करता हूँ मैं जी। बिल्कुल। सर,
कहा जाता है, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी भी ये सेंटेंस कहते थे कि बंदूक से ज्यादा विचार घातक होते हैं। बंदूक देना आसान है लेकिन बुद्धि देना कठिन है। अगर बात की जाए, जब देश की जनता शिक्षा की ओर बढ़ती है तो ये भली भांति जानती है कि कौन हमारे पक्ष में है और कौन हमारे विपक्ष में है। अगर हम शिक्षा छीन ले, किसी भी देश की, इंडिया की बात करें, भारत की बात करें या किसी भी देश की बात करें, शिक्षा को अगर हटा दिया जाए तो राजनेताओं के हाथ का खिलौना बन जाएगी जनता, और ये होना किसी भी देश के लिए क्षति से कम नहीं है। और अगर हम बात करें वोटर्स की, नए युवाओं को साधने की कोशिश की जाती है, लेकिन सर वो कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिसको लेकर युवा जो हैं वो आगे आएंगे, और कितना, क्योंकि मध्य प्रदेश एक युवा राज्य है, यहाँ पर युवाओं की भूमिका शुरू से ही ज्यादा रही है। एक दौर था जब कांग्रेस या बीजेपी का दौर कहा जाता था, लेकिन अब युवाओं का दौर है, और युवा किसकी साइड जाएगा ये तो खैर वक्त ही बताएगा। लेकिन क्योंकि आप काफी समय से आपने बहुत करीब से देखा है मध्य प्रदेश की राजनीति को, पल पल बदलती इस राजनीति में इस बार क्या परिवर्तन हो सकता है? देखिए आयुषी जी, युवा निश्चित रूप से खुद तो वोटिंग करेंगे ही किसी भी दल को, लेकिन जिस दल को वोटिंग करेंगे और आसपास के लोगों को प्रभावित करेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। और लगभग 16.5% युवा नए मतदाता आए हैं इस लोकसभा चुनाव में, तो उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, निश्चित रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है। और एक बात और मैं कहता हूँ, जो आपने बंदूक की और शिक्षा की बात की, देखिए बंदूक से कोई जंग बहुत बेहतर तरीके से जीता जाए ये संभव नहीं है। हिंसा, बंदूक चलाना, तोप चलाना, बम बारी करना, ये लड़ाई जीतने का बहुत अच्छा बेहतर साधन नहीं हो सकता। बल्कि मुझे लगता है कि तन्मयता से, समरसता से आपसी बातचीत करना, एक पढ़े लिखे व्यक्ति और वैचारिक व्यक्ति की तरह, विचारवान की तरह जंग को समाप्त करने के लिए बात करना, ये बेहतर होती है और इसमें सफलता मिलती भी है। और आपने, मैं एक मतलब शिक्षा का महत्व, अम्बेडकर का आपने जिक्र किया, लेकिन मैं शिक्षा का महत्व बताने की कोशिश करूंगा। आपने देखा होगा कि जहां शिक्षा कम है देश में, जिन राज्यों में शिक्षा कम है, वहां भाजपा को बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं, क्योंकि भाजपा का जो एजेंडा होता है, राष्ट्रवाद की एजेंडा, राष्ट्रवाद के बारे में 2 जून की रोटी के लिए लाले पड़ने वाले लोग क्या जानेंगे। और राष्ट्रवाद के बारे में मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को, 10% लोगों को छोड़कर 90% को कोई मतलब नहीं है। इसी तरह धार्मिक एजेंडा जिस तरह से देश में आता है, उसे भी लेकर ज्यादा लोगों को सरोकार नहीं रहता, धार्मिक एजेंडे से लेकर के। लेकिन बहुत पिछड़े जो लोग हैं, बहुत कम पढ़े जो लोग हैं, जहाँ शिक्षा का प्रकार बहुत कम फैला हुआ है, वहाँ जो है ये मैजिक काम कर जाती है। आपने केरला में देखा होगा, केरला में पिछले हम कह ले कि दो लोकसभा का टर्न जो है 14 से 8 तक का टर्न जो है, यदि स्वर्णिम काल कहा जाए देश का, तो केरला जैसे 100% शिक्षित राज्य में भाजपा ने एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत पाई भाजपा। तो मुझे लगता है कि शिक्षा का जो जहां शिक्षा का तंत्र ज्यादा मजबूत होगा, भाजपा को वहां लाभ हो सकती है। और शिक्षा का जहां बेहतर व्यवस्था होगी, जहां ज्यादा शिक्षित लोग होंगे, वहां जो है विपक्षी दलों को, गैर भाजपाई दलों को लाभ हो सकता है, ये मैं जानता हूँ। और अम्बेडकर जी ने ठीक कहा था, अम्बेडकर जी शिक्षा के पक्षधर थे। वो चाहते थे कि शिक्षा का प्रकाश ज्यादा लोगों को फैले, जागरूकता है, मसले को समझने की समझ पैदा हो लोगों में। तो मुझे लगता है कि ये सब चुनाव के समय भी प्रभावी होता है, इतना प्रभावी होता है कि मसले को समझ के वो पार्टी या प्रत्याशी को चुनने का प्रयास करते हैं। जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, यहाँ पर अक्सर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, शेड्यूल की ओर रुख कर लेते हैं हम।
शहडोल लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो जनजातीय वर्ग के लिए आरक्षित सीट है। कुछ महीने पहले इस साल 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में इस लोकसभा सीट की 8 विधानसभा सीटों में से 7 में बीजेपी जीती थी, जबकि 1 पर कांग्रेस जीती थी। इससे साफ देखें अगर हम तो कहीं ना कहीं एक वर्ग जो है विशेष एक लहर सी देखने को मिली थी विधानसभा चुनाव में। क्या ये लहर इस बार भी देखने को मिलेगी? इसे देखिए, चाहे फुंदेलाल मार्को की बात हो, चाहे हिमाद्री की बात हो। मैं जब लोकसभा का उपचुनाव हुआ था आज से 8-9 साल पहले, तब मैं गया था वहाँ शहडोल क्षेत्र में, और मैंने पाया, मैं पुष्पराजगढ़ भी गया था, उनकी हिमाद्री के घर भी मैंने मुलाकात की थी, उसकी मम्मी की डेथ के बाद भी गया था मैं। तो मुझे लगता है कि देखिए, हिमाद्री एक अच्छी महिला हो सकती है, अच्छी ओरेटर हो सकती है। बीजेपी को उसका, क्योंकि कांग्रेस का वहां संगठन का बहुत ज्यादा अभाव देखा मैंने, और आज भी महसूस करता हूं कि शहडोल लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस के संगठन का बहुत बड़ा अभाव है। लेकिन जो कांग्रेस ने प्रत्याशी दिया है फुंदेलाल मार्को को, फुंदेलाल मार्को ही है ना संभवतः? हेलो हेलो जी, खिलावन जी सुन पा रहे हैं? फुंदेलाल मार्को ही है ना वहां से? जी 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 सुन पा रहे हैं सर। तो जब पुष्पराजगढ़ से ही है विधायक आज जी इन दिनों, और जो बहुत अच्छा कैंडिडेट है, बहुत अच्छा बातचीत करने में बहुत अच्छा माहिर आदमी है, आदिवासी वर्ग से है, लेकिन उनका जो व्यवहार है वो बेहतर कहा जा सकता है, और लेकिन वो बहुत बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे इस चुनाव में, ऐसी संभावना कम दिख रही है। क्योंकि मैंने फिर बोल रहा हूं मैं कि शहडोल लोकसभा क्षेत्र में, चाहे अनूपपुर हो, चाहे शहडोल हो, चाहे और उनके विधानसभा क्षेत्र हो, लोकसभा क्षेत्र में शामिल, वहां संगठन का बहुत बड़ा अभाव है। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बहुत प्रभावी है वहां जी, लेकिन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने इस बार कोई कैंडिडेट अपने तरफ से उतारा नहीं है वहां। तो अधिकांश गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के 90%, 85% वोट कांग्रेस में डाइवर्ट होती है, हमने देखा है पहले भी। तो मुझे लगता है इसका लाभ उसको मिल सकता है, लेकिन वो चुनावी टक्कर बेहतर ढंग से दे सके फुंदेलाल मार्को, इसकी कम संभावना है जी। उसका मुख्य कारण यह है संसाधन की कमी, संगठन की कमी कांग्रेस में। तो मुझे लगता है इसका लाभ जो है ना उसको हिमाद्री को मिल सकता है। और एक और महत्वपूर्ण बात है, जिस तरह से आज मतदान का ट्रेंड वहां चल रहा है, या जो रुख है लोगों का जी, वो मोदी मैजिक, श्री राम जन्मभूमि के कारण जो स्थितियां परिवर्तित हुई लोगों के मन में, जय श्री राम के नारे बहुत तेज हुए। मध्य प्रदेश के विकास को लेकर, मध्य प्रदेश में जो सरकार बनी है भाजपा की, वो विकास को लेकर के लगातार जो बातें कह रही है, उसके कारण जो लोगों के मन में जो भावनाएं पैदा हो रही, इन सब से मुझे लगता है कि वहां जो है कांग्रेस को मुश्किल खड़ी हो सकती है जी। पूरी चर्चा पर हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ खिलावन जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने हमें एक गहनता और विचारधारा समझाई कि किस तरीके से मध्य प्रदेश की राजनीति का जो क्रम है वो आगे बढ़ चला है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से लगातार घटनाक्रम हमने देखा है, चाहे वो विचारधारा की बात करें या फिर हम एक मोदी की लहर की बात की जाए, क्योंकि एमपी के मन में मोदी इस तरीके का जो एक स्लोगन